नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 11th के सोशियोलॉजी सिंपल पेपर 1 लेके आया हूँ और ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इस बार के एग्जाम में सिंपल पेपर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने वाला है। हालाँकि हर बार ही ऐसा होता है कि सिंपल पेपर से सबसे ज़्यादा प्रश्न पत्र को पूछा जाता है। तो यहाँ पे सोशियोलॉजी जो है समाजशास्त्र इसके हम क्लास 11th की बात कर रहे हैं और ये सिंपल पेपर 1 होने वाला है और ये पहला वीडियो है। इसके बाद अब हमारे सिंपल पेपर आने वाले हैं सोशियोलॉजी के ऊपर और इससे पहले हमने पॉलिटिकल साइंस और होम साइंस के सारे सिंपल पेपर को सॉल्यूशन दे दिया है और इसके प्लेलिस्ट भी हमारे चैनल पे तैयार है। आप उन सभी चैप्टरों को भी देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सोशियोलॉजी के सिंपल पेपर 1 जो क्लास 11th के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहला पॉइंट हमारा इसमें कहता है समाज की विभिन्न सामाजिक प्रक्रियाएं क्या-क्या हैं? मतलब समाज में जो अलग-अलग प्रक्रियाएं होती है, काम होता है, वो क्या-क्या होता है? तो देखिए सामाजिक प्रक्रियाएं में क्या-क्या है? सहयोग है, प्रतिस्पर्धा है और संघर्ष है। ये 3 चीजें काफी महत्वपूर्ण होती है एक समाज के अंदर। एक समाज में जिस समाज में आप रहते हैं, हर व्यक्ति किसी न किसी समाज के अंदर ही रहता है। वहाँ पे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आप सहयोग देख सकते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कंपटीशन देख सकते हैं जिसे हम प्रतिस्पर्धा कहते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आप संघर्ष देख सकते हैं कि कैसे एक दूसरे के लोगों के पीछे पड़े रहते हैं, कैसे हम उससे आगे निकल जाएं, कैसे उसको दबा दें, लड़ाई झगड़ा, ये सारी चीजें आपको समाज के अलग अलग प्रक्रियाओं के अंतर्गत देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है संस्कृति की परिभाषा दीजिए। संस्कृति क्या होता है? संस्कृति कई बार आपने सुना होगा, नॉर्मल डेज में भी हम इन सब चीजों का उपयोग करते हैं कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी पौराणिक चीजें। तो देखिए संस्कृति जो है इसके बारे में जान लेते हैं। संस्कृति क्या होता है? संस्कृति या सभ्यता अपने निजातीय निर्जातीय अर्थ में आप कह सकते हैं कि यह हमारे आपस में हमारे जीवन में एक पहलू है, ये जुड़ा हुआ है, हमारे जीवन के समग्र है। संस्कृति के अंदर हमें ज्ञान देखने को मिलता है, आस्था देखने को मिलता है, कला देखने को मिलता है, नैतिकता देखने को मिलता है, कानून देखने के लिए मिलता है, प्रथाएं भी होती है और इसके अलावा मनुष्य के समाज के सदस्य के रूप में होने के फलस्वरूप प्राप्त अन्य क्षमताएं और आदतें भी शामिल है। एक संस्कृति के अंदर चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो, उसमें आपको ज्ञान से जुड़ी बातें भी मिलेगी, आस्था से जुड़ी बातें भी मिलेगी, कला से जुड़ी हुई बातें भी मिलेगी, नैतिकता से जुड़ी हुई बातें मिलेगी, कानून से जुड़ा हुआ बात मिलेगा, प्रथा और मनुष्य के समाज के सदस्य होने के बाद जितनी भी चीजें वो हासिल कर पाते हैं, जितनी भी वो क्षमताएं दिखा पाते हैं, जितनी भी उनकी हैबिट या आदतें शामिल होती है, ये सारी चीजें संस्कृति की परिभाषा को दर्शाता है और यही सारी चीजें संस्कृति भी कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा कहता है निकटा विगमन निषेध का अर्थ क्या होता है? काफी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स है, आप इसे ध्यान से समझ लीजिए। निकटा विगमन निषेध का अर्थ क्या होता है? तो प्राथमिक नातेदारों के बीच यौन संबंधों पर प्रतिबंध, नियमों के उल्लंघन करने पर सजा दी जाती है। अक्सर आप ये सारी चीजें इस्लाम धर्म में देखने को आपको मिलेगा। जो मुसलमान लोग होते हैं उनके आपस में भी शादी विवाह हो जाता है और इसके बाद जो संबंध बनते हैं इस पे प्रतिबंध लगाना, मतलब इसको कम करना, खत्म करना, नियमों का उल्लंघन करने पर इसके सजा भी दी जाती है। तो ये निकटा विगमन निषेध था। अगला प्रश्न हमारा कहता है श्रम विभाजन को समझाइए। श्रम का मतलब होता है काम और इस काम के बंटवारे को हमें समझाना है। तो श्रम विभाजन क्या है? कार्य को विशिष्टीकरण जिसके माध्यम से विभिन्न रोजगार प्रणाली जुड़े होते हैं, श्रम विभाजन कहलाता है। श्रम विभाजन मतलब एक ही काम में अलग अलग तरह के कार्यों को करना, इसका विशिष्टीकरण करना मतलब अलग अलग बंटवारा करना जिसके माध्यम से विभिन्न रोजगार प्रणाली से जुड़े होते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, एक बहुत बड़ी कंपनी है और इस कंपनी में तो अब कई प्रकार के काम होंगे। एक आईटी डिपार्टमेंट होगा, एक फाइल डिपार्टमेंट होगा, एक फिजिकल डिपार्टमेंट होगा, एक नेटवर्क डिपार्टमेंट होगा। तो ये सारे नेट जितने भी डिपार्टमेंट हैं इन सब में अलग अलग रोजगार प्राप्त होता है, अलग अलग नौकरियां प्राप्त होती है। इसे ही हम श्रम विभाजन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है संस्कृति के पिछड़ेपन से आप क्या समझते हैं? संस्कृति के पिछड़ेपन से आपको क्या अभिप्राय है, आप क्या जानते हैं या फिर क्या है? इन तमाम प्रश्नों को इसमें पूछा जा सकता है। जब भौतिक या तकनीकी आयाम तेजी से बदलते हैं, जब हमारे समाज में भौतिक या तकनीकी आयाम तेजी से बदलने लगते हैं,
तो मूल्यों और मानकों की दृष्टि से अभौतिक पक्ष पिछड़ सकते हैं। कई प्रकार के समाज के ऐसे लोग होते हैं जो पिछड़ जाते हैं। इससे संस्कृति के पिछड़ेपन को स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मतलब ऐसे समय में समाज में संस्कृति के पिछड़ेपन होने का आभास होता है। तो इसी बातों को हम संस्कृति के पिछड़ेपन कहते हैं, या फिर आपसे समझते क्या है आप इनसे? तो आप इन्हीं सारे पॉइंटों को बताएंगे कि जब भौतिक या तकनीकी आयाम बहुत, एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी बदलने लगता है, बहुत ज़्यादा लोग अपडेट हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं, आज से कुछ समय पहले तक हमारे समाज में किस प्रकार के कपड़े पहने जाते थे और आज किस प्रकार के कपड़े पहने जाते हैं, तो कहीं न कहीं ये संस्कृति का पिछड़ना ही तो है कि पहले जहाँ पे साड़ी, धोती वगैरह पहना जाता था, वहीं पे अब जीन्स, शर्ट, टी-शर्ट आ गए हैं, आगे जाके और पता नहीं क्या-क्या आ जाएगा। तो ये संस्कृति के पिछड़ेपन को दर्शाता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है समाज का अर्थ बताइए। तो देखिए मैकाइवर और पेज के अनुसार, यहाँ पे मैकाइवर जो है वो भी समाजशास्त्री थे और पेज जो है ये भी समाजशास्त्री थे। इनके अनुसार इन्होंने कहा है कि समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है। मतलब आपस में जो रिलेशन होता है इसका एक जाल बना हुआ है, इसी को हम समाज कहते हैं। समाज में चाचा, चाची, ताऊ, ताया, मामा, मामी, दादा, दादी, फूफा, फूफी, भाई, बहन, ये सारी चीजें होती है और इन सभी के साथ जो रिलेशन बनता है इसी को हम समाज कहते हैं और यही समाज के संबंधों का एक जाल के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है उद्विकास किसे कहते हैं? ये वीवीआई रहेगा, पिछली बार के एग्जाम में पूछा गया था, उद्विकास किसे कहते हैं? तो जब परिवर्तन धीरे-धीरे सरल से जटिलता की ओर होता है, मतलब पहले जो परिवर्तन होता है वो धीरे-धीरे तो होता है, लेकिन आसान होता था और अब जब परिवर्तन जटिल होने लगे, मतलब हार्ड, कठोर, आसानी से ना होने वाला हो जाए, तो ऐसे समय को हम, उसे हम उद्विकास के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है पूंजीवाद की परिभाषा दीजिए। तो पूंजीवाद वीवीआई पॉइंट रहेगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है किसी न किसी रूप में। आर्थिक उद्यम की एक व्याख्या जो कि बाजार विनियम पर आधारित है, बाजार के लेन देन, बाजार की स्थिति के ऊपर आधारित है। यह व्यवस्था उत्पादन के संसाधनों और संपत्तियों के निजी स्वामित्व पर आधारित है। किसी भी ऐसी कंपनी, प्रोडक्ट जिस पे किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है, पूंजीवाद के अंतर्गत आता है। जैसे कि आपको पता है कि आज विश्व में कई ऐसे देश हैं जो पूंजीवाद को बढ़ावा देते हैं, पूंजीवाद का विकास करते हैं। तो यही सारी चीजें हैं पूंजीवाद के अंदर, जिसमें निजी स्वामित्व ज्यादा होता है, लोग उसके अकेले मालिक होते हैं। किसी भी बड़े फॉर्म का, किसी भी बड़े प्रोडक्ट का, किसी भी बड़े जगह के टुकड़े का अकेला मालिक होना ही पूंजीवाद को दर्शाता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है उत्पादन के साधन से आप क्या समझते हैं? उत्पादन के साधन वे साधन हैं जिसके द्वारा समाज में भौतिक वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, जिसमें न केवल तकनीक बल्कि उत्पादकों के परस्पर संबंध भी शामिल होते हैं। उत्पादन के साधन एक बार फिर से समझ लीजिए, वे साधन है, वे जरिया है जिसके द्वारा समाज में भौतिक वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, जिसमें न केवल तकनीक मतलब कि टेक्नोलॉजी बल्कि उत्पादकों के परस्पर संबंध भी शामिल है। जैसे कि अब हमें चिप्स बनाना है और चिप्स बनाने के लिए तो पहले आलू चाहिए, तो हमें किसान से संपर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी फैक्ट्री में मशीन लगी हुई है, जो भी बड़े-बड़े टेक्नोलॉजी लगे हुए हैं, वो तो तब काम आएँगे ना जब किसान हमें आलू देगा। तो यहाँ पे उत्पादकों के साथ संबंध को भी शामिल करना काफ़ी महत्वपूर्ण समझा जाता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है पर्यावरण की प्रमुख समस्याएं और जोखिम कौन-कौन से हैं? तो देखिए पर्यावरण की प्रमुख समस्याओं में क्षीणता, जिस क्षीणता का मतलब होता है कम होना, क्षय होना, प्रदूषण, वैश्विक तापमान में वृद्धि, प्राकृतिक तथा मानव निर्मित पर्यावरण का विनाश, ये सारी चीजें जो है पर्यावरण की प्रमुख समस्याएं हैं। प्रमुख समस्या कहने का मतलब है जो भी वातावरण है हमारे पास, जो भी पर्यावरण है, इसमें दिन प्रतिदिन प्रदूषण फैलता जा रहा है, ये सब आप सभी जानते हैं। तापमान जो टेम्परेचर है, वैश्विक टेम्परेचर वो बढ़ता जा रहा है और मानव जिस प्रकार से चीजों का नुकसान कर रहा है, पेड़ पौधे काट रहा है, गाड़ी के इंजन से निकलने वाले धुआं, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं तो पर्यावरण को प्रदूषित कर रही है। तो ये सारी चीजें प्रमुख समस्याओं के अंदर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं? ग्लोबल वार्मिंग भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अक्सर पूछा ही जाता है, और अगर नहीं भी पूछा जाता है तो आपके पास तो इसकी जानकारी होनी ही चाहिए, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन है, चाहे आप किसी सब्जेक्ट में हो, किसी भी स्ट्रीम में हो, किसी भी क्लास में हो। ग्लोबल वार्मिंग को क्लास 4 से ही बच्चों को पढ़ाया जाने लगा है। विश्व के औसत टेम्परेचर अर्थात तापमान जो ग्रीन हाउस गैसों
में होने वाले वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। देखिए, ग्रीन हाउस गैसों के कारण जो टेम्परेचर दिन प्रतिदिन हमारे समाज में बढ़ रहा है, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि गर्मी बढ़ रही है, तो इसी बढ़ते हुए गर्मी को हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है, समाज शास्त्र के उद्गम में कौन से 3 क्रांतिकारी परिवर्तनों के हाथ हैं? मतलब समाज शास्त्र का जो उद्गम हुआ है, शुरुआत हुआ है, तो ये इसके क्रांतिकारी परिवर्तनों के कौन-कौन से कारण हैं? तो देखिए, ज्ञानोदय या वैज्ञानिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति। ये 3 मुख्य वो क्रांति है जिसके कारण समाज शास्त्र की क्रांति में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला है, लोगों के अंदर काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला है। मैं तो इसमें सबसे पहले फ्रांसीसी क्रांति को ही ज़्यादा श्रेय देना चाहूँगा, उसके बाद औद्योगिक क्रांति भी हुई है और लास्ट में हम वैज्ञानिक क्रांति की बात करेंगे। तो ये तीसरे नंबर पे आएगा, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति इस समाजशास्त्र के उद्गम में सबसे अहम भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, भारत में सर्वप्रथम समाजशास्त्र का अध्ययन कब और कहाँ प्रारंभ हुआ था? ये VVI रहेगा, 1 नंबर में 100% गारंटी है कि ये समाजशास्त्र में पूछा जाएगा, क्योंकि ये समाजशास्त्र का ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत ही कॉमन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है, भारत में सबसे पहले समाजशास्त्र का पढ़ाई कौन, कब, कहाँ प्रारंभ किया, तो आप बताएंगे ये 1919 में मुंबई विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ था। सबसे पहले 1919 में मुंबई विश्वविद्यालय में सबसे पहले समाजशास्त्र का अध्ययन शुरू हुआ था। प्रश्न हमारा कहता है, यांत्रिक और सावयवी एकता में कोई 2 अंतर बताइए। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है 1 से 2 नंबर में। आपको यहाँ पे 3-3 4-4 अंतर तो शायद नहीं पूछे जाए, लेकिन यांत्रिकी और सावयवी एकता के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। एक तरफ यहाँ पे आपको सावयवी एकता और दूसरी तरफ आपको यांत्रिक एकता दिखाई दे रहा होगा। पहला है हमारा सावयवी एकता में श्रम विभाजन अत्यंत जटिल होता है सावयवी एकता में, लेकिन यांत्रिक एग्जाम में बहुत ही सरल होता है, बहुत ही आसान होता है। ये और दूसरा पॉइंट इसमें है सावयवी एकता में कि एक रूपता पर आधारित नहीं होता है, लेकिन वही आंतरिक यांत्रिक एकता की बात कर ले तो ये एक रूपता पर आधारित होता है। तीसरा पॉइंट है, अधिक जनसंख्या वाले समाजों में पाया जाता है सावयवी एकता, और सावयवी एकता जो है वो अधिक जनसंख्या वाले समाजों में पाया जाता है, और इसमें जो यांत्रिक एकता है इसमें कम जनसंख्या वाले समाजों में ये पाया जाता है। चौथा पॉइंट जो है वो कहता है सामाजिक संबंध और व्यक्तिगत होते हैं, और इसमें जो है वो व्यक्तिगत होते हैं, एक तरफ अव्यक्तिगत है और दूसरी तरफ व्यक्तिगत है। तो ये 4 पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट हैं यांत्रिक और सावयवी एकता के अंतर्गत। अगला पॉइंट हमारा कहता है, संसाधनों की क्षीणता से संबंधित पर्यावरण के प्रमुख मुद्दे कौन-कौन से हैं? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए कि संसाधनों की क्षीणता से संबंधित जो पर्यावरण के प्रमुख मुद्दे हैं, उसमें सबसे पहला पॉइंट है पानी तथा भूमि में क्षीणता बहुत तेजी से आ रही है। नदियों के बहाव को जाने के कारण जल बेसिन की क्षति हो रही है। शहरी केंद्रों की मांग बहुत ज्यादा बढ़ोतरी में आ गया है, शहर में लोग ज्यादा जाके रहना चाहते हैं। तीसरा पॉइंट है इसमें, निर्माण कार्य होने के कारण प्राकृतिक निकासी के साधनों को नष्ट किया जा रहा है। निर्माण मतलब नए नए होटल, नए नए मॉल, नए नए बिल्डिंग बनने के कारण पेड़ पौधों का बहुत ज्यादा ह्रास हो रहा है। अगला पॉइंट है, भवन निर्माण के लिए मृदा का ऊपरी सतह का नाश हो रहा है। जो घर वगैरह बनाए जा रहे हैं नए नए, इसके कारण जो मिट्टी है इसका भी दुरुपयोग किया जा रहा है। और अगला पॉइंट है जैविक विविध, मतलब आवास जैसे कि घास, जंगल समाप्ति के कगार पे है। तो ऐसे में जानवर, पशु, पक्षी, जो चीज जंगलों में रहता है वो कैसे रहेगा? तो ये सारी चीजें जो है वो संसाधनों की क्षीणता में पर्यावरण के प्रमुख मुद्दे के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, नौकरशाही की बुनियादी विशेषताएं क्या है, समझाइए। तो देखिए, नौकरशाही की जो बुनियादी विशेषताएं हैं उसमें सबसे पहला अधिकारियों के प्रकार हैं, मतलब कि ऑफिसर्स के काम को कहा जाता है। पदों का सौंपनिक क्रम है कि स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार के पदों को ग्रहण किया जाना है। तीसरा है लिखित दस्तावेजों की विश्वसनीयता, मतलब बिलीव होना, जो लिखित दस्तावेज है उसके ऊपर कार्य होना। अगला पॉइंट है कार्यालय का प्रबंधन, काम ऑफिस में कैसे होंगे इसके ऊपर। और चौथा सबसे लास्ट है कार्यालय आचरण,
कार्यालय में काम करने वाले जो व्यक्ति हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जो कर्मचारी हैं, उनका बिहेव कैसा है लोगों के प्रति। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो नौकरशाही की बुनियादी विशेषताओं को दर्शाता है। और नौकरशाही हमने पहले भी पढ़ा है पॉलिटिकल साइंस में, जो काफी महत्वपूर्ण था, जिसमें आईएएस, आईपीएस, इन सभी सिविल सेवा सर्विसेज के बारे में हमने पढ़ा है। तो कहीं ना कहीं ये भी उन्हीं से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, डीपी मुखर्जी के अनुसार भारतीय समाजशास्त्री के क्या कर्तव्य हैं। डीपी मुखर्जी ने क्या कहा है कि भारत के जो समाजशास्त्री हैं, जो ये सारी चीजों के ऊपर काम करते हैं, उनका काम क्या है, कैसे करना चाहिए। तो डीपी मुखर्जी के अनुसार भारतीय समाजशास्त्री का सबसे प्रथम कर्तव्य है कि वह सामाजिक परंपराओं के बारे में पढ़े और जाने, समाज के संस्कृति और परंपरा का गहन अध्ययन करके तब किसी प्रकार के वक्तव्य को पास करे। और एक भारतीय होना भी जरूरी है, क्योंकि एक भारत का नागरिक ही अपने समाज को, अपनी संस्कृति को अच्छे तरीके से समझ सकता है। भाषा सीखना, भारत में कई भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग भाषाओं को सीखना भी बहुत जरूरी है डीपी मुखर्जी के अनुसार, यदि भारतीय समाजशास्त्री के रूप में वो खुद को प्रस्तुत करना चाहता है तो। और इसके बाद है सबसे लास्ट, संस्कृति की पहचान। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति भारत के समाज के बारे में किसी भी प्रकार का वक्तव्य देना चाहता है, कोई बात बताना चाहता है, तो उसे यहाँ की संस्कृति के बारे में जानकारी होना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा कहता है, नातेदारी क्या है। समरक्त नातेदारी तथा वैवाहिक नातेदारी में अंतर बताइए। तो देखिए, नातेदारी का मतलब होता है, नातेदारी इस व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध आ जाते हैं जो कि अनुमति और वास्तविक वंशावली संबंधों पर आधारित होते हैं। मतलब जैसे दादाजी का बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, इसका कोई रिलेशन होगा, तो ये एक खून से संबंधित है और समाज इसे एक्सेप्ट भी करता है, उसे मान्यता भी देता है, तो इसे हम नातेदारी कहते हैं। वैवाहिक नातेदारी और समरक्त नातेदारी क्या होता है। तो वैवाहिक नातेदारी में विवाह के माध्यम से बने नातेदारों को वैवाहिक नातेदारी कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये लड़की है और कोई दूसरे गांव का लड़का है, अब इसके बीच में शादी होता है, तो ये वैवाहिक नातेदारी बनेगा। लेकिन वही समरक्त नातेदारी में रक्त के माध्यम से बने नातेदारों को हम समरक्त नातेदारी कहते हैं। जैसे कि अब मेरे बुआ का कोई लड़का होता है तो वो मेरा भाई होता है, क्योंकि बुआ मेरे ही खून से है, मेरे ही रक्त के माध्यम से है, तो ये समरक्त नातेदारी के अंतर्गत आएगा। अब वैवाहिक नातेदारी में एग्जाम्पल में सास, ससुर, देवर, जेठ आदि आते हैं एक लड़की के लिए। और समरक्त नातेदारी में माता, पिता, भाई, बहन आदि आते हैं समरक्त नातेदारी में, जो एक फैमिली में ऐसे रिश्ते आपको देखने को मिलता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, जन परिवहन किस प्रकार नगरों में सामाजिक परिवर्तन ला सकते हैं। जन परिवहन मतलब नगरों की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करते हैं। अगर हम जन परिवहन के बारे में बात करें तो ये कहा जाता है कि किस प्रकार से नगरों में सामाजिक परिवर्तन लाया जा सकता है, शहरों में रहने वाले व्यक्तियों के अंदर अ, अंतर परिवर्तन लाने के लिए किस प्रकार से ये काम करता है। तो नगरों की आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है, जो शहर की आर्थिक स्थिति है इसको कहीं ना कहीं इसके द्वारा प्रभावित किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है, सामाजिक रूप से भी आकार प्रदान कर सकता है। एक समाज का जो आकार होता है उसमें भी आप बढ़ोतरी या फिर कम होना देख सकते हैं। और इसमें क्या होगा, फिर नगर जो है वो बहुत ज्यादा बनने शुरू हो जाएंगे, शहरों का निर्माण बहुत ज्यादा शुरू हो जाएगा। उदाहरण के लिए मैं बात करता हूं, दिल्ली के मेट्रो रेल ने शहर के सामाजिक जीवन को बदल दिया है। तो ये उदाहरण थे दिल्ली मेट्रो को लेकर। अगला प्रश्न हमारा कहता है, धर्म क्या है, सभी की समान विशेषताएं क्या है। तो देखिए, धर्म जो है, पहले धर्म के बारे में जान लेते हैं कि धर्म किसे कहते हैं। पवित्र वस्तुओं से संबंधित अनेक विश्वास और व्यवहारों का ऐसा संगठित व्यवस्था है जो उन व्यक्तियों को एक नैतिक समुदाय की भावना में बांधती है, जो उसी प्रकार के विश्वास और व्यवहारों में अभिव्यक्त करते हैं। धर्म क्या होता है कि विश्वास, व्यवहार का एक संगठन है जो व्यक्ति के अंदर नियम और कानून और भावना से उसको जोड़ता है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए मैं बता दूं कि मैं हिंदू धर्म से हूं, और हिंदू धर्म के होने के कारण मुझे कई देवी देवताओं से बहुत ज्यादा लगाव है, बहुत ज्यादा भावना के साथ मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूं, उनके साथ विश्वास है, और इसी चीज को हम धर्म कहते हैं। विशेषताएं क्या है इसकी, तो प्रतीकों का समुच्चय होता है, श्रद्धा और सम्मान की भावना होती है, अनुष्ठान या समारोह होता है,
विश्वासकर्ताओं का एक समुदाय होता है। एक धर्म में कई प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। लोग इसमें श्रद्धा रखते हैं, लोग भगवान के सम्मान को करते हैं, कई बार यज्ञ वगैरह, पूजा-पाठ, समारोह वगैरह करवाया जाता है। विश्वासकर्ताओं का एक समुदाय होता है जिसमें एक खास पार्टिकुलर चीज़ों को मानने वाले लोग शामिल होते हैं। क्या है प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? विभिन्न प्रकार के प्रदूषण किस प्रकार हमें प्रभावित करते हैं? तो देखिए सबसे पहले तो हम प्रदूषण को जान लेते हैं कि प्रदूषण किसे कहते हैं। विभिन्न कारणों से वातावरण प्रदूषित होता जा रहा है। ऐसे ही हम प्रदूषण कहते हैं जैसे कि वातावरण में अधिक मात्रा में पेड़ को काटना, अधिक मात्रा में धुआं, अधिक मात्रा में गैस, अधिक मात्रा में लोगों के द्वारा फैलाए जाने वाली गंदगी, ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें जो है हमारे वातावरण को प्रदूषित करते हैं। अब विभिन्न प्रकार के अगर प्रदूषण की बात कर ली जाए तो सबसे पहले वायु प्रदूषण आता है, मतलब हवा के अंदर जो जहरीली गैसें हैं, लकड़ी और कोयले के प्रयोग से जो बुरा असर हो रहा है, तो ये सारी चीजें वायु प्रदूषण के अंतर्गत आता है। दूसरे नंबर पे है जल प्रदूषण। घरेलू नालियों, फैक्ट्री से निकलने वाले कचरे और जलाशयों में ये सारी चीजें नदी में, तालाब में जाता है जिससे जल जो है वो प्रदूषित होता जा रहा है। तीसरा है ध्वनि प्रदूषण। लाउड स्पीकर, बहुत जोर से आवाज, राजनीतिक प्रचार, वाहनों के हॉर्न, यातायात, निर्माण उद्योग इससे प्रभावित हो रहा है। अब देखिए ध्वनि प्रदूषण में ज्यादा लाउड चीजें जो होती है वो ध्वनि को प्रदूषित कर रही है। पानी को भी प्रदूषित हो रहा पड़ रहा है, वायु भी प्रदूषित हो रही है। तो ये प्रदूषण के प्रकार हैं, कैसे प्रदूषण से हमारे आसपास की चीजें प्रभावित होती जा रही है। अगला प्रश्न हमारा कहता है संस्कृति के विभिन्न आयामों को समझाइए। तो देखिए संस्कृति के विभिन्न आयाम में आपको 3 पॉइंट लिखना है, संज्ञानात्मक और मानकीय और भौतिकी। संज्ञानात्मक आपको पता है कि भावना हमारा कैसा होता है, मानकीय जिन चीजों का मान हम अपने अंदर रखते हैं, भौतिकी जो चीजें हमें साफ-साफ दिखाई देता है। तो ये संस्कृति के विभिन्न आयाम है। ये तीनों पॉइंट जो है मैंने चैप्टर्स के नोट में बता रखे हैं। और यदि आप डायरेक्ट सैंपल पेपर देख रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि आपको सबसे पहले चैप्टर्स के नोट्स देखने चाहिए ताकि आपको वहां से आपके चैप्टर के बारे में सारा क्लियरिफाई हो जाए, आप क्लियर हो जाए कि नोट्स में और कौन-कौन से पॉइंट्स हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है संघर्ष किसे कहते हैं? संघर्ष के परिणामों की चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले तो हम संघर्ष के बारे में जान लेते हैं। संघर्ष वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या समूह अपने विरोधी को प्रत्यक्ष तौर पर हिंसा या हिंसा की चुनौती देकर अपने उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि संघर्ष क्या होता है। संघर्ष समाज में रहने के बाद सामाजिक लोगों के अंदर वह प्रक्रिया देखा जाता है जिसमें व्यक्ति या समूह अपने विरोध प्रत्यक्ष तौर पर हिंसा या हिंसा को चुनौती देकर लड़ाई झगड़े, लाठी मार पीट, मर्डर सडर, ये सारी चीजें आपको एक समाज में देखने को मिल जाएगा। ये होता क्यों है, इसके परिणाम क्या होते हैं? तो सबसे पहले तो देखिए कि अनीति मतलब नियमों को तोड़कर धोखाधड़ी करना, भय का बोलबाला, गुंडागर्दी करना, ये सब इसके परिणाम होते हैं। दूसरा है सांप्रदायिक दंगे, धर्म से धर्म लड़ने लगता है। तीसरा है समाज की एकता में दरार, जहाँ सभी लोग एक साथ एक जगह पे मिलजुल के रहते हैं, वहीं उस लड़ाई झगड़ा के बाद सभी आपस में फूट हो जाते हैं, मतलब अलग-अलग हो जाते हैं। अगला पॉइंट है सार्वजनिक हित को ताक पर रख दिया जाता है। एक समाज में रहने के बाद जितने भी व्यक्ति और हैं, उनके हितों को नहीं देखा जाता, बस आपस में ही लड़ते रहते हैं। यही संघर्ष के परिणाम के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है परिवार के संबंधों में परिवर्तन आने का क्या कारण है? व्याख्या कीजिए। वीवीआई प्रश्न रहेगा कि परिवार के संबंधों में परिवर्तन आने के क्या कारण है? व्याख्या करना है। तो सबसे पहले तो है पॉइंट्स औद्योगिकरण, स्त्रियों की आर्थिक निर्भरता, उच्च जीवन स्तर, नगरीकरण, व्यावसायिक मनोरंजन और युवा वर्ग की क्रांति, ये सारे पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट है। मैं इन पॉइंट्सों को आपको समझा देता हूं कि परिवार के संबंध में परिवर्तन क्यों आ रहा है। तो दिन प्रतिदिन औद्योगिकरण बढ़ता जा रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, तो लोगों के विचार भी बदलते जा रहे हैं। अब लड़कियां, स्त्रियां आप खुद से नौकरी करने लगी है तो वो आत्मनिर्भर होने लगी है और वो खुद को सेपरेट रखना पसंद करती है। उच्च जीवन स्तर, हाई लाइफ स्टाइल, मतलब अपने जीवन में वो सारी चीजों को प्राप्त करने की इच्छा जो उनके लाइफ स्टाइल को ऊंचा करता है। नगरीकरण, लोग ज्यादातर आजकल के समय में गांव में नहीं रहना चाहते, शहरों में जाके रहना चाहते हैं। इसके अलावा व्यावसायिक मनोरंजन, अपने एंटरटेनमेंट के लिए, व्यापार के लिए भी लोग अपने आप को संबंधों से अलग कर लेते हैं। और युवा वर्ग की क्रांति, जो नए जवान लड़के हैं ये लोग तो बिल्कुल गांव में नहीं रहना चाहते। ये परिवारों के बोझ के तले नहीं रहना चाहते, ये खुद को अलग, सेपरेट और स्वतंत्र रखने की कोशिश करते हैं।
वेबर के अनुसार आदर्श प्रारूप क्या है? प्रारूप को ध्यान रखते हुए विभिन्न प्रकार की सत्ता को परिभाषित कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको आदर्श प्रारूप के बारे में जान लेना है। आदर्श प्रारूप का तात्पर्य एक ऐसी रूपरेखा से है जो कि सामाजिक घटनाओं में निहित तार्किकता या फिर समानता इत्यादि के आधार पर निर्मित किया जाता है, निर्माण किया जाता है। आदर्श प्रारूप का प्रयोग तीन विभिन्न प्रकार की सत्ता को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। मतलब तीन अलग अलग प्रकार के व्याख्या को दिखाने के लिए किया जाता है, जिसमें सबसे पहला तो है पारंपरिक सत्ता। पारंपरिक सत्ता में क्या होता है कि आदर्श प्रारूप के कई घटकों को सम्मिलित किया जाता है। दूसरा है करिश्माई सत्ता और तीसरा है तर्क संगत या वैधानिक सत्ता। इन तीनों चीजों में आदर्श प्रारूप की संगति को जोड़ा जाता है वेबर के अनुसार। श्रीनिवास जो थे उनके जीवन परिचय के बारे में बताना है और मुख्य उपलब्धियों के बारे में बताना है। तो देखिए, एएन श्रीनिवास जो थे वो भारत के एक सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री रहे हैं, जिनका जन्म कब हुआ? 16 नवंबर 1916 में। और ये मैसूर में जन्मे थे, ब्राह्मण परिवार से थे। उन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय से 1936 ईस्वी में सामाजिक दर्शन शास्त्र में बीए ऑनर्स किया था। सामाजिक दर्शन शास्त्र में उस समय समाज शास्त्र और सामाजिक मानव शास्त्र भी पढ़ाया जाता था। तो ये श्रीनिवास के जीवन के बारे में था। और आंकड़ों को मतलब कि अगर आधार मानकर उन्होंने बंबई में पीएचडी भी किया और थीसिस भी लिखा, मतलब अपना कुछ प्रपत्र तैयार किया। उन्हीं आंकड़ों के अनुसार उन्होंने डी फिल मतलब रीजनल एंड सोसाइटी अमंग द कांग्रेस साउथ इंडिया नामक थीसिस भी लिखा था। देखिए, आपको पता है कि पीएचडी अगर आप करते हो तो आपको थीसिस लिखना होता है, एक बहुत सारा रिसर्च करना पड़ता है और एक डॉक्यूमेंट तैयार करना पड़ता है। तो इन्होंने एएन श्रीनिवास ने भी यही किया और 1952 ईस्वी में पुस्तक के रूप में उसे प्रकाशित भी किया गया। इस पुस्तक में ही उन्होंने सर्वप्रथम संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रयोग किया था। श्रीनिवास 1999 ईस्वी में स्वर्ग सिधार गए, अर्थात इनकी मृत्यु भी हो गई थी। अगला प्रश्न हमारा कहता है, नीचे दिए गए अवतरण को ध्यान पूर्वक पढ़े और प्रश्नों का उत्तर दे। देखिए, हमारे पास पैसेजेस वाले क्वेश्चन भी आएंगे। ये पैसेज है जिसे हमें पढ़ के फिर इसके उत्तर देने हैं। अब प्रश्न इसमें से हमें पूछा जा रहा है कि समाजीकरण से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य समाज के विभिन्न व्यवहार, रीति रिवाज और गतिविधियां इत्यादि सीखता है। तो ये हमारा समाजीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है, समाजीकरण के विभिन्न अभिकरण क्या है? तो देखिए, समाजीकरण के विभिन्न अभिकरण में वे संस्थाएं या समूह आता है जो व्यक्ति को सामाजिक रूप से शिक्षित, अनुकूलित और आपस में संबंधित करके रखते हैं। समाजीकरण के अभिकरण दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक अभिकरण और क्रम के अभिकरण। तो सबसे पहले हम प्राथमिक अभिकरण के बारे में जान लेते हैं। प्राथमिक अभिकरण वे होते हैं जो व्यक्ति के जीवन के प्रारंभिक चरण में उनका या उसका समाजीकरण करते हैं। इसमें परिवार, विद्यालय, धर्म, साथी आदि शामिल होते हैं, क्योंकि शुरुआत में समाज में जो बच्चे रहते हैं उनको इन्हीं सभी चीजों के साथ सीखना पड़ता है। प्राथमिक अभिकरण व्यक्ति को समाज के मूल्य, नियम, भावनाएं और भाषा का ज्ञान देते हैं। वहीं पे दूसरे नंबर पे आता है क्रम के अभिकरण। तो क्रम के अभिकरण वे होते हैं जो व्यक्ति के जीवन के बाद के चरण में उसका समाजीकरण करते हैं। इसमें व्यवसाय, राजनीति, संगठन, संस्कृति, मीडिया आदि को शामिल किया जाता है। क्रम के अभिकरण में व्यक्ति को समाज के विकासशील और विविध पहलुओं से परिचित करवाया जाता है। तो ये समाज के विभिन्न अभिकरण के बारे में था। प्रश्न कहता है, परिवार किस तरह लिंगवादी होता है? तो परिवार में लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग मानक, उपेक्षाएं, अपेक्षाएं, भूमिकाएं निर्धारित की जाती है। उदाहरण के लिए लड़कों को शिक्षा, कैरियर और स्वतंत्रता के अधिक अवसर दिए जाते हैं लड़कियों पे अपेक्षा, जबकि लड़कियों को घरेलू देखभाल और परंपरागत कार्यों में लगाया जाता है, जैसे कि कपड़ा सिलना, झाड़ू मारना, बर्तन धोना, खाना बनाना। इन्हीं सभी चीजों में लड़कियों को ज्यादातर उसेरा जाता है। दूसरा पॉइंट है इसमें, परिवार में महिलाओं के साथ असमान और अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जाता है। उदाहरण के लिए महिलाओं को अपने जीवन साथी का चयन करने, अपनी संतानों की संख्या निर्धारित करने, अपने शरीर पर नियंत्रण रखने का अधिकार नहीं दिया जाता है। उन्हें घर वालों की इच्छा के अनुसार शादी करवा दिया जाता है। अब उसके बाद फिर आपको पता ही है, ये बच्चे बच्चे जो होते हैं वो उनके घर वालों के ऊपर निर्भर होता है। वो किस तरह के कपड़े वगैरह पहनना चाहते हैं, उनकी स्वतंत्रता इस बात की नहीं होती। उन्हें अपने समाज और संस्कृति के नियमों का पालन करना होता है। इस तरह से आपने देखा सोशियोलॉजी,
का सिंपल पेपर वन जो क्लास 11th का था, काफी महत्वपूर्ण था, यहाँ पे समाप्त हो गया है। तो आशा करता हूँ कि आज के वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।